हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा क्लास 7 साइंस अध्याय 3। इसमें रहेगा रेशों से वस्त्र तक। इसमें हम हाफ चैप्टर पहले समझ चुके हैं। इससे पहली वीडियो में जानतव रेशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऊन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऊन देने वाले जंतुओं के बारे में हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये सभी भाग हमने पहले समझ लिया है। तो आज की वीडियो में मैं आगे कराऊंगा रेशों को ऊन में संसाधित करना, यानी रेशों से हम ऊन कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इसमें हमारे पास है रेशों को ऊन में संसाधित करना। तो स्वेटर बुनने या शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। इसका मतलब क्या है, जो हम स्वेटर बुनते हैं या शॉल बनाते हैं तो उसके लिए हमें ऊन चाहिए, और उससे पहले ऊन बनाने के लिए हमें बहुत लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है, उससे हमें ऊन मिलती है। तो वो क्या क्या चरण होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास चरण 1। तो चरण 1 में क्या होगा, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। हम क्या करते हैं, भेड़ के बालों को उसकी त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लेते हैं। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऊन की कटाई किसे कहते हैं, तो आपने बोलना है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाना ऊन की कटाई कहलाता है। तो भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का प्रयोग होता है जैसे नाई द्वारा हमारे सिर के बाल काटे जाते हैं। ठीक है, तो भेड़ के बाल भी उसी तरह से काटते हैं जैसे मशीन के द्वारा नाई हमारे इंसानों के काटते हैं। तो सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। तो गर्मी के मौसम में काटा जाता है बालों को भेड़ के, ताकि भेड़ को सुरक्षात्मक आवरण के न रहने के कारण जीवित रह सके। यानी अगर हम उसको सर्दियों में काटेंगे उसको बालों को, तो उसको ठंड लग सकती है, क्योंकि उसके बाल उसको सर्दी में बचा के रखते हैं। इसलिए गर्मियों में बाल उनके उतारे जाते हैं। तो बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं और इन्हीं रेशों से हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो जैसा आप चित्र में देख रहे हो, इसमें भेड़ के बाल जो है मशीन के द्वारा काटे जा रहे हैं। ये भेड़ की ऊन उतारना, तो इस तरह से हम भेड़ की ऊन उतार लेते हैं जैसे हमारे बाल काटते हैं नाई, वैसे ही। तो जो भी हमें इनके बालों से रेशे मिलते हैं उनको संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई कष्ट नहीं होता, जैसे आपको बाल कटवाने अथवा पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता। तो वैसे ही भेड़ को भी कोई दर्द वगैरह नहीं होता, क्योंकि उसके बाल काटे जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है दूसरा चरण आता है आपके पास। दूसरे चरण में क्या करते हैं, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनमें जो भी गंदगी होती है वो हट जाए। तो जब भी त्वचा से जो उतारे गए बाल हैं उनको क्या करेंगे, जैसे आप चित्र में देख रहे हो, तो ये टंकियों में उनको धोया जा रहा है। उसमें सर्फ वगैरह, अभिमार्जन वगैरह डाल के और उनको इसमें टब में डाला जाता है और पानी में उनको धोया जाता है। तो टंकियों में अभिमार्जन का मतलब उनकी धुलाई होगी।
तो रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम है ये। तो जब ऊन की धुलाई होती है तो धुलाई के समय क्या क्या होता है, चिकनाई, धुलाई जब करेंगे तो क्या होगा, क्या हटाना है हमने, जो चिकनाई होगी, धूल होगी, गर्त निकल जाती है अभिमार्जन से। तो यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। तो इस क्रिया को हम अभिमार्जन कहते हैं। तो अभिमार्जन आजकल मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। तो जब काटी गई ऊन साफ़ सुथरी हो जाती है, उसमें से गंदगी अलग हो जाती है, तो तीसरे चरण में क्या होगा, तीसरा चरण है आपके पास, अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। छंटाई में क्या होगा, रोमिल, रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा और अलग किया जाता है। तो जब हम रेशों को धो लेते हैं, उसमें से गंदगी अलग कर लेते हैं, तो उनकी छटाई होती है तीसरे चरण में। ठीक है। तो जो अच्छी अच्छी ऊन होगी उसको अलग कर लेते हैं और जो ख़राब होगी उसको अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद चरण 4 आएगा। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों को छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। तो बालों को सुखाने से पहले क्या होगा, जो छोटे छोटे और फूले हुए रेशे होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। तो जो अच्छे अच्छे रेशे होंगे, फूले हुए रेशे होंगे, उनको अलग करके उनको दोबारा से धोया जाता है और सुखाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त उत्पाद को धागों के रूप में काते जाने के लिए प्रयुक्त ऊन मिल जाती है। यानी अब हमें ऊन मिल गई जिससे हमने धागे बनाने हैं। तो 5वें चरण में रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ और बकरी सामान्य ऊन काली होती है या भूरी होती है, सफ़ेद होती है। तो ऊन को रंगा जाता है और अपने मनपसंद रंग की उनको बनाया जाता है। फिर छठा चरण आएगा, जो अंतिम चरण होगा वो क्या होगा, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुखाया जाता है, फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है और लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है। तो छोटे रेशों में अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। तो आपको ऊपर दिखा देता हूँ सभी क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊन की सबसे पहले क्या करते हैं, ऊन को काटा जाता है। ठीक है, भेड़ की ऊन का उतरना। फिर उसके बाद दूसरा क्या आएगा इसमें, टंकियों में अभिमार्जन, यानी उसको धोया जाता है। फिर तीसरा आता है इसमें मशीनों द्वारा अभिमार्जन, यानी मशीनों के द्वारा उनको साफ़ किया जा रहा है, धुलाई उनकी की जा रही है। फिर चौथा चरण आता है, उनकी ऊन का धागा बनाया जाता है। इस मशीन में क्या किया जा रहा है, ऊन का धागा बना रहे हैं और उस धागे को फिर आगे रोल पे इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। तो जो चरण की कौन कौन से होंगे, सबसे पहले क्या होगा, ऊन की कटाई होगी, फिर अभिमार्जन यानी उसकी धुलाई होगी, फिर उसकी छंटाई होगी, अच्छा अलग कर लेते हैं, ख़राब अलग कर लेते हैं। फिर बर की छटाई होगी। ठीक है। फिर उस बर को उस रंगाई होएगी और रंगाई के बाद रीलिंग होती है। रंगाई का मतलब अपना मन चाहा उसमें रंग दे देंगे और सुखाएंगे उसको, फिर उसको रील के रूप में इकट्ठा कर लेंगे धागा बना के। ठीक है। तो ये सारे प्रक्रम होंगे।
फिर है रेशम। तो रेशम में क्या होता है, रेशम के रेशों को जांतव रेशे कहते हैं, क्योंकि रेशम के जो रेशे होते हैं वो जंतुओं से मिलते हैं, रेशम कीट से मिलते हैं, इसलिए हम इसे जांतव रेशा कहते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। इसे हम अंग्रेजी में सेरीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है। तो जब रेशम के कीट को हम रेशम प्राप्त करने के लिए पालते हैं तो उसे हम सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है ये सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन किसे कहते हैं। फिर उसके लिए रेशम कीट पालन के लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, रेशम कीट का जीवन चक्र समझेंगे। पहले क्या होगा, मादा जो रेशम का कीट है वो अंडे देती है, उनसे लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं। तो जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए, तो रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होगा, मादा जो रेशम कीट है वो क्या होगा, वो अंडे देता है, उनसे लार्वा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है। कैटरपिलर के बाद क्या बनता है, प्यूपा या कोशित, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसके अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। तो जो प्यूपा होता है वो अपने आसपास एक जाल बना लेता है ताकि वो एक जगह पे सहतूत के पत्तों के ऊपर लगा रहे, वो अपनी जगह से ना हिले। यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। तो जो अपने आसपास एक जाल सा बना लेता है ना, वो 8 अंग्रेजी का अक्षर जो 8 होता है उसके आकार में बनाता है। तो इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। तो जब भी रेशम का कीट गति करता है तो वो पीछे पीछे एक रेशा, एक पदार्थ की तार छोड़ता जाता है जो प्रोटीन से बना होता है और जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। ठीक है। तो जब कैटरपिलर पूरी तरह से अपने आप को रेशम के रेशों से ढक लेता है तो वो प्यूपा बन जाता है और यह आवरण कोकून कहलाता है। क्या कहलाता है, कोकून। तो कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। तो रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। तो रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। तो रेशम का जो रेशा होता है ना उसको इतना मजबूत होता है जैसे स्टील का तार होता है। तो इसमें देखो आपके पास, तो ये चित्र है, जैसे नर वयस्क रेशम कीट हैं, ये नर और मादा है। तो ये सबसे पहले क्या होगा, मादा रेशम का कीट जो है वो सहतूत के पत्तों पर ये देखो अंडे देता है।
फिर उस अंडे से रेशम का कीट निकलता है। ये आपके पास है, चित्र में दिखाया है रेशम का कीट। फिर उसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहले अंडे दिए उसने, फिर उसके बाद क्या होगा, रेशम का कीट होगा, ये अंडे देगा शहतूत के पत्तों पर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, कोकून बनेगा। ये कोकून बना हुआ है, देखो ऊपर आपके कर देते हैं, तो कोकून बना है ये, यानी अपने आसपास ये रेशम के तार का जाल बना लेता है, बुन लेता है। ठीक है। और जब ये कोकून पूरी तरह से विकसित हो जाता है, इसके अंदर कीट विकसित हो जाता है, ठीक है, तो ये पूरा रेशम के कीट का जीवन चक्र है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या है, नर और मादा, फिर उसके बाद शहतूत के पत्तों पर अंडे, फिर रेशम कीट, फिर कोकून बनेगा और कोकून में विकसित कीट होगा। तो ये इसका जीवन चक्र है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब कोकून तैयार हो जाता है तो रेशम का धागा कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। तो रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में अलग अलग होता है। जैसे आपके पास है टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो सामान्य रेशम कीट जो है शहतूत रेशम कीट होते हैं, जो शहतूत की पत्तियों पे पाए जाते हैं। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, मृदु का मतलब मुलायम होता है, चमकदार होता है, लचीला होता है और इससे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का एक बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर अधिक रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आपने ये क्रियाकलाप है, तो ये भी एक क्रियाकलाप है इसको। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद है आपके पास कोकून से रेशम हमें कैसे मिलता है। हमने ये तो पढ़ लिया है कि कोकून बन जाता है वो, और उसमें रेशम के रेशे होते हैं, लेकिन अब उससे कोकून से रेशम कैसे मिलेगा हमें। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। उनके कोकूनों को इकट्ठा करके रेशम के फाइबर में को प्राप्त किया जाता है कोकूनों से। तो इसमें देखो रेशम कीट पालन क्या होता है। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। तो जो शहतूत के पत्तों पर जब रेशम का कीट अंडे दे देता है तो उन अंडों को कपड़े की पट्टियों या कागज पर इकट्ठा कर लिया जाता है और रेशम कीट पालकों को उसको बेच दिया जाता है। ये पालक या किसानों को अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों और उचित ताप और आर्द्रता की अनुकूल परिस्थितियों में उनको रख लेते हैं। तो उन अंडों को वो क्या करेंगे, अनुकूल परिस्थितियों में रख देंगे ताकि वो खराब ना हो। तो अंडों को उपयुक्त ताप पर तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं।
तो लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और अमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो जो कैटरपिलर या लार्वा है वो शहतूत की पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और बड़े होते जाते हैं। फिर उसके बाद है लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद, तो ये देखो शहतूत का पेड़ है और इसका पत्ता है ये, तो इसके ऊपर जो है ये कीड़े होते हैं, वहाँ पे अंडे देते हैं। ठीक है, तो अंडे जब दे देते हैं, ये अंडे आगे इन अंडों को इकट्ठा कर लेते हैं और इनको आगे किसानों को बेच देते हैं जो रेशम कीट पालन करते हैं। तो जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर जो है खाना बंद कर देता है कुछ समय के बाद और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। तो इसके बाद कोकून जो है, इसके लिए ट्रे में छोटी सी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। तो कैटरपिलर तथा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। अब कैटरपिलर और जो है रेशम का कीट है वो क्या बनाएगा, कोकून बनाएगा और उसके अंदर रेशम का कीट विकसित होता है, प्यूपा विकसित होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है, यानी कोकूनों को इकट्ठा करके एक ढेर बना लिया जाता है और वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है और पानी में उबाला जाता है और भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर अलग हो जाते हैं और रेशम के रूप में उपयोग के लिए अब वो तैयार हो जाता है। तो जब कोकून तैयार हो जाते हैं तो कोकूनों को एक बड़ी ढेरी में इकट्ठा कर लिया जाता है और उनको धूप में सुखाते हैं और पानी में उबालते हैं जिससे रेशम का फाइबर अलग हो जाता है और इस रेशम के फाइबर को उपयोग के लिए अब ये तैयार हो जाता है। तो कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। तो रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों को कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें रेशम के कीट से पहले रेशम मिलेगा, रेशम का रेशा मिलेगा, फिर उस रेशे से हम धागे बनाते हैं। धागे बनाने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहलाती है। फिर उसके बाद आपने ये प्रमुख शब्द कर लेने हैं। कोकून क्या होता है ये आप उसमें से देख लोगे, कर्तितून, रीलिंग, अभिमार्जन, रेशम कीट पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट, कैटरपिलर, संसाधन। तो इन सब की आपने परिभाषा लिख लेनी है। पीछे वीडियो को अच्छी तरह से जब समझोगे आप तो आपको इनके सबके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपने इस लेसन में क्या सीखा, तो ये है इसमें रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी या याक से ऊन प्राप्त की जाती है, अतः रेशम और ऊन जो है जांतव रेशे हैं। ठीक है, फिर है ऊंट, लामा, अल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है या संसाधित किया जाता है। फिर है भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ों को क्यों पालते हैं भारत में, ताकि हमें उनसे ऊन प्राप्त हो सके।
ठीक है। फिर उसके बाद है भेड़ों के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन यानी उनकी धुलाई की जाती है, फिर उसकी छटाई की जाती है, फिर उसको सुखाते हैं और फिर उन्हें सुखाने के बाद उनको रंगाई करी जाती है और उससे ऊन प्राप्त होती है। फिर अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके वो कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर जो है प्रोटीन से बने होते हैं। ये भी प्रश्न आता है, रेशम फाइबर किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। फिर है रेशम के ये कोकूनों से रेशम के रेशों को अलग करके उनका संसाधन किया जाता है, फिर रेशम का धागा बनाया जाता है और इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनकर जो है रेशम के धागों को रेशम से के वस्त्र बुनते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।